हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 7 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन और ये है पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा तो ज़रूर देखना, वरना समझने में दिक्कत आएगी पार्ट 2 को। एजुकेशन फॉर कॉमर्स। इन 1854 की बात है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में जो बैठे थे, उन्होंने एजुकेशनल डिस्पैच किया गवर्नर जनरल इंडिया के लिए। एजुकेशनल डिस्पैच का मतलब है कोई चीज़ भेजना जो एजुकेशन से संबंधित थी। डिस्पैच मतलब भेजना इंसान को या किसी चीज़ को। अब ये एजुकेशन से जुड़ी हुई थी। गवर्नर जनरल इंडिया में थे और जो ये कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो लंदन में बैठे हुए थे। इशूड बाय चार्ल्स वुड, द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, इट हैज कम टू बी नोन एज वुड्स डिस्पैच। देखो, डिस्पैच तो ये था, लेकिन इसका नाम वुड्स डिस्पैच इसलिए पड़ा क्योंकि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे उनका नाम चार्ल्स वुड था। Outlining the educational policy that was to be followed in India, it emphasized once again the practical benefit of a system of European learning as opposed to a Oriental knowledge. तो इस वुड्स डिस्पैच के अंदर जो कुछ भी बातें थीं या जो कुछ भी पॉलिसी थी उसकी, वो यही थी कि इंग्लिश को प्रमोट करा जाए, और इसने पूरी तरीके से अपोज किया ओरिएंटल नॉलेज को। ओरिएंटल नॉलेज कौन सी थी? जो ओरिएंटलिस्ट प्रमोट कर रहे थे। इनका कहना था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चाहे अरेबिक हो, पर्शियन हो या हिंदू लिटरेचर की संस्कृत जैसी भाषाएं हो, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें जानने वाली हैं और पूरी दुनिया को जानना चाहिए। ऐसी सोच रखते थे ओरिएंटलिस्ट। उनका कहना था कि हमें ओरिएंटल नॉलेज लेनी चाहिए, लेकिन वो डिस्पैच ने भी पूरी तरीके से अपोज किया इस बात का। ठीक है, उनका मानना था कि इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा ज़रूरी है। One of the practical uses of dispatch pointed to was economic. एक practical use to dispatch का वो था economic. European learning itself would enable Indians to recognize the advantage that flow from expansion of trade and commerce and make them see the importance of developing the resources of the country. तो ये जो यूरोपियन लर्निंग की अगर बात करी जाए तो उसके अनुसार इंडिया का क्या था? इंडिया को ऐसे देखना था अपने आप को कि अगर इंडिया डिस्पैच को अच्छे से यूज़ करेगी तो उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज आएगी और वो अपने ट्रेड और कॉमर्स को एक्सपेंस कर सकती है और इम्पोर्टेंस जान सकती है जो उसके रिसोर्सेज हैं कंट्री के अंदर उनका। इंट्रोड्यूसिंग दैम टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ would change their taste and desires and create a demand for British goods, for Indian would begin to appreciate and buy things that were produced in Europe. ये क्या चाहते थे कि हम इस तरह का वुड्स डिस्पैच लेके आए, अंग्रेजी भाषा को इन लोगों को सिखाएं, तो इनका क्या होगा कि जीने का तरीका इंडियंस की तरह ना हो कि यूरोपियन जैसा हो जाएगा। इनकी इच्छाएं बदल जाएंगी, टेस्ट बदल जाएगा, रीति रिवाज बदल जाएंगे और फिर ये ब्रिटिश गुड्स को इजीली खरीद लिया करेंगे। Wood's dispatch also argued that European learning would improve the moral character of Indians. देखो, खुद के अंदर तो कुछ भी नैतिकता थी नहीं है, हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं कि वुड्स डिस्पैच से हमारी जो कैरेक्टर है वो अच्छा हो जाएगा। It would make them truthful and honest and thus supply the company with civil servants who could be trusted and dependent upon. देखो कितनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं कि इस तरह की जो पढ़ाई है उससे क्या होगा कि जो हम भारतीय हैं वो सच्चे और ईमानदार बनेंगे ताकि सिविल सर्वेंट बन सके। और सिविल सर्वेंट कैसा होना चाहिए? भरोसेमंद होना चाहिए, है ना। तो बताओ, खुद में तो ये गुण है नहीं और हमसे बात कर रहे हैं। The literature of the East was not only full of grave errors, it could also not instill in people a sense of duty and a commitment to work, and nor could it develop the skills required for administration. इनका कहना था कि जो ईस्ट यानी इंडिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे चाइना हो, जो भी ईस्ट के नेशंस हैं, इनका लिटरेचर एकदम गलतियों से भरा हुआ है
और इनके लिटरेचर से लोगों को कुछ भी सीखने नहीं मिलता। ना तो इनको अपने धर्म का पता है, ना अपने कर्म का पता है, ना इनको ये पता है कि अगर हमें काम करना है तो कितने कमिटमेंट के साथ करना है, ड्यूटी कैसे निभानी है, मतलब कुछ भी नहीं बताया गया। ना ही ये अपने स्किल को रिक्वायर कर सकते हैं प्रशासन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इस तरह की चीज़ें इन्होंने बोली। Following the 1854 dispatch, several measures were introduced by British. Education Department of Government was set up to extend control over all matters regarding education. अब 1854 के डिस्पैच के बाद बहुत सारे तरीके लिए गए ताकि हम एजुकेशन को थोड़ा सा सही तरीके से बढ़ा सकें, जैसा ये ब्रिटिशर्स चाहते थे। तो इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया ताकि कंट्रोल बढ़ाया जा सके एजुकेशन के मुद्दों के ऊपर। स्टेप्स भी लिए गए ताकि एक सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेके आए। वो पहले यूनिवर्सिटी नहीं होती थी, बाद में लाई गई। In 1857, while the sepoys rose in revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta, Madras and Bombay. 1857 के टाइम पे जब हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना कुछ चैप्टर्स के अंदर, सिपाही म्यूटिनिटी हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, रानी लक्ष्मीबाई और बहुत सारे हमने योद्धा देखे थे जो आके लड़े। और उसी टाइम पे क्या हो रहा था, यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया जा रहा था कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। अटेम्प्ट्स वर आल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन, और बहुत सारे तरीके भी लाए जा रहे थे जिनसे चेंजेस लेके आया जाए सिस्टम में स्कूल एजुकेशन की। नाउ सी बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन द 19th सेंचुरी। आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है कि 19th सेंचुरी के अंदर जो बॉम्बे में यूनिवर्सिटी खोली गई थी उसकी ये पिक्चर है ना। द डिमांड फॉर मॉरल एजुकेशन। पहले छोटी क्लासेस में एक बुक होती थी जीके के अलावा मॉरल एजुकेशंस की, मॉरल वैल्यूज की। अब होती है कि नहीं पता मुझे, छोटी क्लासेस में होती थी। और मुझे लगता है वो छोटी क्लासेस में नहीं, इवन एक सब्जेक्ट ना कंपलसरी कर देना चाहिए जब तक हम पढ़ रहे हैं। हर फील्ड में एक मॉरल एजुकेशन की किताब होनी चाहिए। तो इसकी डिमांड उठी उस टाइम पे। देखते हैं क्या था। The argument for practical education was strongly criticized by the Christian missionaries in India in the 19th century. तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, जो क्रिश्चियंस लोगों का जो ये क्या कहते हैं इसको, रिलीजन, इसका प्रचार करने आए थे, उन्होंने आलोचना करी, क्या बोला, बुरा भला कहा प्रैक्टिकल एजुकेशन को लेके। Missionaries felt that education should attempt to improve the moral character of the people and morality could be improved only through Christian education. Missionaries का क्या कहना था कि हमें ज़रूरत है लोगों का कैरेक्टर सुधारने की, लोगों के अंदर अच्छाई लेके आने के लिए लाने की, और ये सिर्फ क्रिश्चियन एजुकेशन से ही हो सकता है। Until 1813, East India Company was opposed to missionary activities in India. It feared that missionary activities would provoke reaction amongst the local population and make them suspicious of British presence in India. लगभग 1813 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपोज करती थी मिशनरीज को, क्योंकि इनको लगता था कि अगर मिशनरीज अपने तरीके से काम करेंगे तो जो लोकल इंडियन लोग हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनको लगेगा कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वो लोग रिवॉल्ट भी कर सकते हैं। अनेबल टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन विद इन British controlled territories, the missionaries set up a mission at Serampore in an area under the control of Danish East India Company. अब देखो, क्रिश्चियंस जो लोग आए थे ये अपना एक इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते थे पर ब्रिटिश नहीं खोलने दे रहे थे, तो इन्होंने सेरामपुर जगह पर दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर खोल लिया। अ प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप इन 1800 एंड कॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन 1818, ये याद रखिएगा। Over 19th century missionary schools were set up all over India, और 19th century आते आते पूरे इंडिया में ही मिशनरी स्कूल्स खुल गए। After 1857, however, the British government in India was reluctant to directly support missionary education. There was a feeling that any strong attack on local custom practices, belief and religious ideas might encourage native opinion. लेकिन एक भावना थी
कि अगर हम डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे इन क्रिश्चियन मिशनरीज का, कौन सोच रहे थे, ये ब्रिटिश, तो लोकल लोग के अंदर एक घृणा की भावना आ जाएगी कि ये हमारे जो भी रीति रिवाज हैं, हमारी भावनाएं, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, ऐसी बात। ये कौन है? विलियम कैरी was a Scottish missionary who helped establish सेरमपुर मिशन। तो ये हैं जिनने सेरमपुर मिशन को स्थापित करने में हेल्प करी थी। तो और ये क्रिश्चियन मिशनरी हैं। क्रिश्चियन मिशनरी से आप क्या समझ रहे हो? जो क्रिश्चियन लोगों का जो धर्म है क्रिश्चियनिटी, उसका प्रचार करते हैं घूम घूम के। ये है देखो सेरमपुर कॉलेज ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली नियर कैलकाटा। What happened to the local schools? So, जो local schools थे उस टाइम पे, गुरुकुल वगैरह जो होते थे, मदरसा होते थे, इनका क्या हुआ? Do you have any idea how children were taught in pre-British time? Have you ever wondered where they went to school? And if they were schools, what happened to these under British rule? क्या आपको कोई आइडिया है कि जो बच्चे थे वो ब्रिटिश लोगों के आने से पहले कैसे पढ़ते थे? वो कहाँ जाते थे? क्या स्कूल होते थे? और जब ब्रिटिश आए तो उसके बाद क्या हुआ? द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, मतलब एक रिपोर्ट दी गई थी, किसने? विलियम एडम ने दी थी, उसको पढ़ते हैं। इन 1830s विलियम एडम कौन थे? ये स्कॉटिश मिशनरी हैं। ये टूर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार, पूरे बंगाल और बिहार के जिलों में घूमे ये। He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. The report Adam produced is interesting. कंपनी ने बोला था विलियम एडम से कि तुम घूमो जरा जिलों में और जरा हमें बताओ कि एजुकेशन क्या प्रोग्रेस कर रही है, एक रिपोर्ट दो हमें। और उस टाइम पे एजुकेशन थी वर्नाकुलर स्कूल्स, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, मतलब वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस में। Adam found that there were over 1 lakh पाठशालास in Bengal and Bihar. कितनी पाठशाला थी? 1 लाख से ज्यादा। These were small institutions with no more than 20 students each. और एक पाठशाला में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं होते थे। But the total number of children being taught in these पाठशाला was considered over 20 lakhs. लेकिन अगर ओवरऑल मिला दिया जाए तो इन पाठशाला में 20 लाख से अधिक बच्चे पढ़ा करते थे। These institutions were set up by wealthy people or local community. At times they were started by a teacher guru. तो इन पाठशाला को किसके द्वारा खोला जाता था? या तो एक पूरी कम्युनिटी मिलकर चलाती थी या फिर कोई अमीर आदमी, है ना। और इसमें जो टीचर होते थे उनको गुरु कहा जाता था। पिक्चर में देखिए कुछ इस प्रकार से होता था, जैसे गुरुकुल है वैसे ये एक विलेज की पाठशाला है। दिस इज अ पेंटिंग बाय अ डच पेंटर फ्रैंकोइस सोल्वियन who came to India in the late 18th century. He tried to depict the everyday life of people in this painting. The system of education was flexible. ठीक है, तो उस टाइम पे कोई खतरनाक ज़्यादा रूल्स नहीं होते थे, काफ़ी फ्लेक्सिबल रहते थे। और कुछ चीज़ें ऐसी थी स्कूल से रिलेटेड, आज के टाइम पे जो हम देखते हैं वो पहले पाठशाला में भी हुआ करती थी। कोई भी फिक्स्ड फी नहीं होती थी वहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड वेट बेटा। ओके, फिक्स फी नहीं होती थी, कोई प्रिंटेड किताब नहीं होती थी, सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं होती थी, बेंच नहीं होती थी, चेयर नहीं होती थी उस जमाने में, ना ही ब्लैक बोर्ड होते थे, कोई सेपरेट क्लास नहीं होती थी कि ये सेकंड क्लास है, ये फिफ्थ क्लास है, ये 10th है, ऐसा कुछ नहीं होता था। ना ही कोई रोल कॉल रजिस्टर होता था कि जिसमें आपकी प्रेजेंट लगाई जाए, एनुअल एग्जामिनेशन नहीं होते थे, रेगुलर टाइम टेबल नहीं होता था कि आप मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है या क्या पढ़ना है ना। In some places classes were held under a banyan tree, in other places in the corner of a blade shop or a temple or at the guru's home. कुछ जगहों पे पेड़ के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे बैठ के लोग पढ़ते थे, कुछ में किसी दुकान में, मंदिर में, या कभी कभी अपने गुरु के घर पे बैठ के पढ़ाई करते थे। We depended on the income of parents. The rich had to pay more than the poor. ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इनकम जो मतलब जो फीस होती थी वो डिपेंड करती थी पेरेंट्स के ऊपर।
अमीर बच्चा है तो वो ज्यादा पैसे देगा, और अगर बच्चे के पिता थोड़े गरीब हैं तो वो कम देगा। टीचिंग वॉज ओरल एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जैसे अभी हम लिख के भी पढ़ते हैं ना, उस टाइम पे सिर्फ ओरल होता था, बोल बोल के पढ़ाया जाता था, ठीक है। और टीचर अपने मन से डिसाइड करता था कि अब उसे क्या पढ़ाना है, क्या बच्चों के लिए ज़रूरी है। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस। ठीक है, अलग अलग क्लास नहीं होती थी, सब इकट्ठा बैठते थे। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग। Adam discovered that this flexible system was suited to local needs. For instance, classes were not held during harvest time when rural children often worked in the fields. विलियम एडम ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि इतना फ्लेक्सिबल था कि जब फसल काटने की बारी आती थी तो बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ क्या करते थे, फील्ड में काम करते थे, खेतों में काम करते थे, फसल काटते थे। तो उस टाइम पे पाठशाला नहीं लगती थी। पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप हैड बीन कट एंड स्टोर। पाठशाला दोबारा तब खुलती थी जब फसल कट जाती थी और स्टोर भी हो जाती थी। दिस मीन दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट फैमिलीज कुड स्टडी। और इस तरीके से बेचारे जो गरीब के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, वो भी आराम से पढ़ सकते थे, कोई लॉस नहीं होता था उनका। न्यू रूटीन्स, न्यू रूल्स। तो अब नए तरीके से रूटीन लाया जाएगा और नए रूल भी बनाए जाएंगे। क्या बनाए गए देखो। Up to mid-19th century, the company was concerned primarily with higher education, so it allowed local पाठशालास to function without much interference. तो mid-19th century आते आते क्या हो रहा था कि कंपनी का सिर्फ ध्यान ना हायर एजुकेशन की तरफ था। तो उसने इसलिए जो लोकल पाठशाला होती है जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं उनको अलाउ कर रखा था, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती थी। लेकिन 1854 के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि वो जो सिस्टम है वर्नाकुलर एजुकेशन का, वर्नाकुलर जो अपनी अपनी लोकल भाषा में एजुकेशन दी जा रही है उसको भी इम्प्रूव करेगी सिस्टम को। It felt that this could be done by introducing order within the system, imposing routines, establishing rule, ensuring regular inspection. तो क्या कर रहे थे ये लोग फिर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कि भाई एक रूटीन बनाओ, सिस्टम से चलना है, रूल आएंगे नए नए, और इंस्पेक्शन भी हुआ करेगा, जांच पड़ताल होगी, कोई सही से पढ़ा रहा नहीं पढ़ रहा, ये सब। सो कैसे होगा, ये कैसे किया होगा। व्हाट मेजर्स डिड कंपनी अंडरटेक, क्या तरीके अपनाए होंगे कंपनी ने इम्प्रूव करने के लिए सिस्टम को। It appointed a number of government pundits, each in charge of looking after 4 to 5 schools. कंपनी ने कुछ सरकारी पंडितों की नियुक्ति करी और हर एक पंडित 4 से 5 स्कूल्स को देखता था। The task of पंडित was to visit पाठशाला and try to improve the standard of teaching. तो पंडित क्या करते थे कि जा के देखते थे पाठशाला में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही, ताकि जो स्टैंडर्ड है टीचिंग का उसको सुधारा जा सके। ठीक है। Each guru was asked to submit periodic reports and take classes according to a regular timetable. पहले क्या होता था कि टाइम टेबल नहीं था, तो अब कहा गया कि आप टाइम टेबल के हिसाब से क्लास लेंगे और पीरियोडिक रिपोर्ट भी देंगे जैसे आज के टीचर्स देते हैं। Teaching was now to be based on textbooks and learning was to be tested through a system of annual examination. पहले किताबें नहीं थी, अब बोल दिया कि अब किताबों के अनुसार अब पढ़ाई होगी और एनुअल एग्जामिनेशन भी होगा, जो पहले नहीं होता था। यहाँ से आपकी दिक्कत शुरू हो गई ना, पहले अच्छा खासा था, पेपर नहीं होते थे, अब पेपर होने लग गए। Students were asked to pay a regular fee, attend regular class, sit on fixed seats and obey the new rules of discipline. पहले क्या होता था कि फीस का कुछ रेगुलेशन इतना था नहीं, अब रेगुलर बोल दिया, बोला कि बच्चों से कि आपको रेगुलर क्लास लेना है, और क्या क्या बोला कि जो आपकी फिक्स सीट है वहां बैठना है और सारे रूल्स रेगुलेशंस का पालन करना है आपको। ठीक है। पाठशालास which accepted the new rules were supported through government grants. Those who were unwilling to work within the new system received no government support. तो जिन जिन पाठशाला ने ये सारी बातें मान ली ब्रिटिश सरकार की, तो उनको सरकार ने बहुत सारे तोहफे, ग्रांट्स भी दिए, छूट दी बहुत सारी चीज़ों में,
और जिन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं हम तो अपने पुराने तरीके से ही चलेंगे, तो आपको पता है उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। Over time, Guru, who wanted to retain their independence, found it difficult to compete with the government-aided and regulated pathshalas. The new rules and routines had another consequence. In the earlier system, children from poor peasant families had been able to go to the pathshala since the timetable was flexible. अब ये नए रूल और रूटीन लाने से क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स भी आई कि पहले क्या था कि गरीब का बेटा भी पढ़ पाता था लेकिन अभी नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि टाइम टेबल फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर अटेंडेंस चाहिए और हार्वेस्ट के टाइम पे तो गरीब का बच्चा फील्ड में होगा, उसको फील्ड में काम करना होगा तो वो नहीं आ पाएगा। और इनएबिलिटी टू अटेंड स्कूल केम टू बी सीन एज इनडिसिप्लिन एज एविडेंस ऑफ द लैक ऑफ डिजायर टू लर्न। और अगर बच्चा फसल काटने की वजह से स्कूल नहीं आ रहा है तो ये क्या माना जाएगा कि आप में शिष्टाचार नहीं है और आप पढ़ना चाहते ही नहीं हो, ठीक है, इस तरह का माना जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो गरीब किसान के बच्चे थे उनके लिए ये चीज़ सही नहीं रही। फिगर 9 में ये श्री अरविंदो घोष हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन स्पीच डिलीवर्ड ऑन जनवरी 15, 1908 इन बॉम्बे, एक स्पीच दी गई थी 15 जनवरी 1908 में बॉम्बे के अंदर। तो अरविंदो घोष ने क्या कहा, द गोल ऑफ नेशनल एजुकेशन वॉज टू अवेकन द स्पिरिट ऑफ नेशनलिटी अमंग स्टूडेंट्स, कि क्या गोल होना चाहिए राष्ट्र की एजुकेशन लेने का, कि हमारे अंदर जो नेशनलिटी है वो जग जाए, स्टूडेंट्स के अंदर जो नेशनलिटी है वो जग जाए। दिस रिक्वायर्ड अ कंटेम्पलेशन ऑफ द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर एंसेस्टर। द एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन वर्नाकुलर सो एज टू रीच द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल। इनका कहना था कि जो हमारे इतिहास में हमारे हीरो रहे हैं लोकल, उनकी गाथा सुनानी चाहिए और एजुकेशन को वर्नाकुलर लैंग्वेज में देना चाहिए ताकि हर बच्चा समझ सके। इंग्लिश आज के बच्चे नहीं समझते तो उस टाइम के कैसे समझते होंगे, सोचो। Aurobindo Ghosh emphasized that although the students should remain connected to their own roots, they should also take the fullest advantage of modern scientific discoveries and Western experiments in popular government. अरविंदो घोष का ये भी कहना था कि स्टूडेंट्स को अपने जड़ों से, अपने रूट से, अपने कल्चर से बंध के रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मॉडर्न जो साइंटिफिक नॉलेज है, वेस्टर्न में जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। मोरओवर, स्टूडेंट्स शुड आल्सो लर्न सम यूजफुल क्राफ्ट्स so that they could be able to find some moderately remunerative employment after leaving the school. कुछ क्राफ्ट वगैरह भी सीखना चाहिए, सिलाई का काम सीखना चाहिए या कुछ बर्तन बनाना, कुछ क्राफ्ट वाला काम सीखना चाहिए ताकि स्कूल के बाद उनको कुछ रोजगार मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 3 में मैं आपको यहाँ से बताऊंगी द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन, सो दैट वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ मुझ तक पहुंचा सकते हैं इजीली। एंड अगर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो लाइक ज़रूर करना, आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, ठीक है। आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा, पैसे नहीं लगते लाइक करने में, तो प्लीज़ लाइक कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज़ विद्या साधना।